So the first question, it was write a short note on the cultural relativism and anthropology. सबसे पहले the first step of every question, कोई भी question आप लिख रहे हो, whether it is from the journal studies or it is of anthropology, the first and the foremost step it is to know the demand of the question. डिमांड को समझिए पहले, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिमांड को समझना. डिमांड क्या है क्वेश्चन की कि कल्चरल रिलेटिविज्म और एंथ्रोपोलॉजी में क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन कल्चरल रिलेटिविज्म एंड एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, सवाल कहीं पे भी ये नहीं कह रहा है कि कल्चरल रिलेटिविज्म को अलग से समझाओ, एंथ्रोपोलॉजी को अलग से समझा दो. मैनी ऑफ यू हैव डन दिस. ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कल्चरल रिलेटिविज्म एंड एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ. दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो समझाना है आपने. ओके, सो an ideal structure is that start from the cultural relativism and go towards anthropology, because cultural relativism ये आपके पास it was formulated और it was conceptualized by Franz Boas. सबसे पहले फिर इंट्रोडक्शन आप कैसे करोगे, डायरेक्टली स्टार्ट कीजिए कल्चरल रिलेटिविज्म के साथ. कल्चरल रिलेटिविज्म किसने बनाया है, किसने टर्म को कॉइन किया है, किस किताब में बनाया गया है, क्या है. फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी में किस तरह से आपके पास कल्चरल रिलेटिविज्म की झलक मिलती है. कल्चरल रिलेटिविज्म के टाइप्स क्या हैं, बॉडी में यू कैन राइट इट. ठीक है, फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है, फिर आज के दौर में उसका हाउ इट इज रेलिवेंट. ठीक है, ट्राई टू स्ट्रक्चराइज योर आंसर. एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में जितना बढ़िया से आप आंसर को स्ट्रक्चर करोगे उतने बढ़िया मार्क्स है आपके लिए. जितना डिमांड के ऊपर, क्वेश्चन की लाइन के ऊपर रहोगे उतने बढ़िया मार्क्स हैं आपके लिए. दो चीजों का ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन से हटना नहीं है. ऐसा नहीं है कि कल्चरल रिलेटिविज्म लिखते जा रहे हो फिर कईयों का क्वेश्चन जो है वो एथनोसेंट्रिज्म के ऊपर पहुंच गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट कल्चरल रिलेटिविज्म, राइट अबाउट कल्चरल रिलेटिविज्म. ठीक है, एथनोसेंट्रिज्म जो है वो आप रेलेवेंस में लिख दो कि इसका रेलेवेंस क्या है. एथनोसेंट्रिज्म जो स्टार्ट हुआ था इन एंथ्रोपोलॉजी आल्सो, इट वाज स्टार्टेड बाय क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट्स. तो उसको काउंटर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं इसको. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन इट शुड बी नोइंग द डिमांड. सवाल को समझना सबसे पहली और जरूरी चीज है. दूसरी चीज होती है स्ट्रक्चरिंग. आंसर को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करो ताकि क्वेश्चन की लाइन के ऊपर रहो आप. और स्ट्रक्चरिंग के साथ साथ ही आपको ब्रेनस्टॉर्म करना होता है. ओके, सो दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो सिंपली आप कल्चरल रिलेटिविज्म से शुरू कर सकते हो. ओके, सो कल्चरल रिलेटिविज्म इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय फ्रांस बोआ इन हिज बुक रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर. ठीक है, कल्चरल रिलेटिविज्म का सिंपल सा ये मतलब है कि किसी भी कल्चर को उसी के एंगल से समझना, वहां पे रहना, उनकी लैंग्वेज सीखना, उनकी मिथोलॉजी को समझना और उनके ही एंगल से उनके जो कल्चरल बिहेवियर को समझना. इसको कल्चरल रिलेटिविज्म कहते हैं. ठीक है, और ये एंथ्रोपोलॉजी में किस तरह से आया है, ड्यू टू दिस ऑब्जेक्टिविटी इन एंथ्रोपोलॉजी हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, गेटिंग द पॉइंट. भाई ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी? सर उसको मेजर कर सकते हैं. ओके, हाँ, यू कैन मेजर इट. दिस इज वन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. बट व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? एक होता है सब्जेक्टिव, मतलब इजीली डिस्टिंग्विशेबल है. ओके, हाँ So it's based on our observation. हाँ, ठीक है. सब्जेक्टिव का मतलब होता है फ्रॉम द एंगल ऑफ ऑब्जर्वर.
ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दैट यू आर सिंपली डिस्क्राइबिंग एन, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिस चीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हो आप उसी के एंगल से उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, कोई आपके कंसेप्चुअल बायसेस नहीं है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी, ये आपका ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ है। ओके, सो एंथ्रोपोलॉजी में ये ऑब्जेक्टिविटी आई है कि अपने बायसेस को आपको शेड करना है, नहीं तो एथनोसेंट्रिज्म आ जाएगा। देन एंटी पॉजिटिविज्म। ठीक है, ये पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज पॉजिटिविज्म, व्हाट इज नॉन पॉजिटिविज्म और व्हाट इज एंटी पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है, सो पॉजिटिविज्म इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड इन सोशियोलॉजी बाय अगस्त कोम्ते। ठीक है, तो अगस्तस कोम्ते ने या फिर अगस्त कोम्ते ने इसको कंसेप्चुलाइज किया था। इसका मतलब ये है कि आपकी जो दृष्टि है वो सच को देख सकती है, फिलोसफिकल मतलब है। ठीक है, ऑब्वियसली एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम फिलोसफी देन कम्स टू द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है कि जो एक इंडिविजुअल की दृष्टि है वो सच को देख सकती है। ठीक है, जिस तरह से आप डिस्क्राइब करोगे, जिस तरह से आप चीजों को देखते हो, जो आपकी परसेप्शन है वो हमेशा सच को दिखाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि अगर आपके अंदर कोई ऑब्जर्वेशन से थ्योरी आई है, दैट थ्योरी इज ट्रुथ, वो थ्योरी ट्रू हो सकती है, ट्रू है। नॉन पॉजिटिविज्म और एंटी पॉजिटिविज्म सेज दिस, नॉन पॉजिटिविज्म इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड बाय वेबर। ठीक है, वो वेबर ने कंसेप्चुलाइज किया था। इट सेज कि हर एक के अंदर सोसाइटल बाइसेस होते हैं। एक सोसाइटी में देर आर डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स, अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, और आप जिस कल्चरल ग्रुप में पैदा होते हो आपके अंदर उस कल्चरल ग्रुप के बाइसेस आ जाते हैं। जब आपके अंदर उस कल्चरल ग्रुप के बाइसेस आ जाते हैं तो आप सोसाइटी को उन बाइसेस के साथ देखते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट टू कैलकुलेट द डेटा, प्रॉपरली डेटा को कैलकुलेट कीजिए, देन फॉर्म अ थ्योरी। But on the other hand, positivism says that if you have just observed and formed a theory, you can collect data based upon that theory. Okay, so this is positivism, and then there is non-positivism. And then in anthropology, we developed anti-positivism. Anti-positivism, it was developed because of cultural relativism. वो cultural relativism के कारण develop हुआ था। ठीक है, बिकॉज कल्चरल रिलेटिविज्म सेज कि आपको उसके, आप अगले के कल्चर में जाओगे, वहां पे उस रहना सहना सीखोगे, उनका पर्सपेक्टिव समझोगे, देन यू विल कलेक्ट द डेटा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? तीनों चीजों में अंतर है, एंटी पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे वर्क मेनली ऑन एंटी पॉजिटिविज्म, वो बहुत बार एंटी पॉजिटिविज्म के ऊपर काम करते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कम्स फ्रॉम दिस थ्योरी और दिस मेथडोलॉजी ऑफ एंटी पॉजिटिविज्म। आप वहां पे जाके रहते हो, उनका एंगल समझते हो, उनका सोचने का नजरिया समझते हो। वंस यू डेवलप, यू ग्रो देयर पर्सपेक्टिव ऑन यू, आप जब उनका नजरिया अपने आप के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हो, आप उनकी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हो, देन आफ्टर दैट आप चीजों को कलेक्ट करते हो। ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन करते हो, थ्योरी बनती है, थ्योरी के ऊपर चीजें कलेक्ट होती हैं। भाई समझ में आ रहा है? सो एंटी पॉजिटिविज्म से जो आपके पास चीजें कलेक्ट होती हैं, दैट इज वेरी टायरिंग, बहुत टायरिंग होती हैं। लोगों को 3-3 साल 4-4 साल उन कल्चर्स में जाके रहना पड़ता है, जस्ट टू ऑब्जर्व देम, जस्ट टू लेट ग्रो द, जो सामने वाले के पर्सपेक्टिव्स हैं उनको समझने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये क्रक्स बनाता है कल्चरल रिलेटिविज्म का।
ठीक है। कल्चरल रिलेटिविज्म अगेन इट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, वन इज एब्सोल्यूट, अदर इज सॉफ्ट। ठीक है, ये देखो हम पहले कल्चरल रिलेटिविज्म को समझा रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझो, कोई प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है आप में से। पहले हम कल्चरल रिलेटिविज्म को समझाते हैं, फिर हम एंथ्रोपोलॉजी में लेके आते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब फिर से हमने कल्चरल रिलेटिविज्म को समझाया, अब फिर हम एंथ्रोपोलॉजी में लेके आएंगे कि एंथ्रोपोलॉजी में इसका क्या प्रभाव है। कल्चरल रिलेटिविज्म इट इज ऑफ टू टाइप्स, एब्सोल्यूट एंड सॉफ्ट। एब्सोल्यूट कल्चरल रिलेटिविज्म का क्या एंथ्रोपोलॉजी में प्रभाव है, दैट पोस्ट मॉडर्निस्ट जो एथनोग्राफीज को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं वो एब्सोल्यूट कल्चरल रिलेटिविज्म के जरिए जो है वो डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एब्सोल्यूट कल्चरल रिलेटिविज्म और फंडामेंटलिस्ट साइड भी इसको कह देते हैं। ये कहता है कि आपके पास हर एक कल्चर का अपना अपना नजरिया है, देयर आर नो यूनिवर्सल वैल्यूज, कोई यूनिवर्सल मॉरल नहीं है, कोई यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास सॉफ्ट कल्चरल रिलेटिविज्म है वो एक मॉरल कंपस या फिर कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज को मान के चलता है। ठीक है, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी सॉफ्ट कल्चरल रिलेटिविज्म से बाहर निकलती है। सिंबोलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी ये भी आपके पास सॉफ्ट कल्चरल रिलेटिविज्म से बाहर निकलता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड पोस्ट मॉडर्निज्म ये एब्सोल्यूट कल्चरल रिलेटिविज्म से बाहर निकलता है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, वेयर यू थिंक कि कोई मॉरल कंपस नहीं है, यू हैव टू एनालाइज द सोसाइटी फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट भाई, समझ पा रहे हो ना एवरीवन, गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ओके, देन क्रिटिसिज्म। सो एक ही मेजर क्रिटिसिज्म है जो कि एलिजाबेथ ज़ेनचेंटर ने दिया है, वो यही है कि जो आपके पास फंडामेंटलिस्ट ग्रुप होते हैं या फिर जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स होते हैं वो अपनी लिजिटिमेसी जाहिर करने के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म को यूज़ करते हैं जो भी वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैनी टेररिस्ट, वो टेररिस्ट एसोसिएशन या फिर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एसोसिएशंस क्या करती हैं, वो गर्ल एजुकेशन को बैन करती हैं, और गर्ल एजुकेशन को इसी बिहाफ के ऊपर बैन किया जाता है दैट देयर इज कल्चरल रिलेटिविज्म, कि हमारे ट्रेडिशन में गर्ल्स को पढ़ने की इजाजत नहीं होती है। ठीक है, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है जो वुमेन का, उसको बैन कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, सो दिस क्रिटिसिज्म इट वाज गिवन बाय एलिजाबेथ ज़ेनचेंटर, और वो यही कहती हैं दैट द पीपल इन पावर, जो पावरफुल लोग होते हैं वो अपनी लिजिटिमेसी थ्रू कल्चरल रिलेटिविज्म बनाते हैं। ओके, सो देयर शुड बी अ मॉरल कंपस, एक मॉरल कंपस होना चाहिए दैट शुड बी यूनिवर्सल इन नेचर। ओके, सो कल्चरल रिलेटिविज्म जितना एंथ्रोपोलॉजी में काम आता है उतना ही एथिक्स में काम आता है। आई वुड से एंथ्रोपोलॉजी एंड एथिक्स दे बोथ आर इंटरवाइंड। इस बार एक सवाल आया था डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर भी। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वो एरिस्टोटल का आइडिया है, और उसको आप फिलॉसफी में या फिर आप एथिक्स में पढ़ते हो, जनरल स्टडीज में। ठीक है, एनी हाउ इसका रेलेवेंस क्या है? सो द फर्स्ट रेलेवेंस एंड द फॉरमोस्ट रेलेवेंस इज काउंटरिंग एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म की भावना को काउंटर करने के लिए यूज किया जाता है। रेसिज्म को फाइट करने के लिए यूज किया गया था, फ्रांस बोआ के द्वारा, मीड के द्वारा यूज किया गया था। ठीक है, देन इट प्रमोटेड सैल्वेज एथनोग्राफी। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट व्हाट इज एथनोग्राफी? एथनोग्राफी का मतलब क्या है, किन लोगों को पता है यहाँ पे? Anyone, any of you who know that what is ethnography? भाई किसी को तो अंदाजा होगा, पूरा जो है आपका एंथ्रोपोलॉजी वो एथनोग्राफी पे तो है।
डेटा डेटा तो करते रहते हैं हम पूरी एंथ्रोपोलॉजी में। सर जो फील्ड वर्कर्स सिंपल सोसाइटीज को विजिट करते हैं उनके बारे में जो लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एथनोग्राफी। हाँ, वो सिर्फ लिखते नहीं है, वो फिल्म भी करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में या फिर पिछली डिस्कशन सेशन में मैंने एक एथनोग्राफी बताई थी, ननूक्स ऑफ द नॉर्थ। किसी ने देखी? ये यूट्यूब के ऊपर, ये ननूक्स ऑफ द नॉर्थ। Yes, sir. ठीक है, तो दैट इज एथनोग्राफी, उसको एथनोग्राफी कहते हैं। ओके, द टेक्स्ट बाय एथनोग्राफर और रिसर्च, हाँ टेक्स्ट भी हो सकता है, इट मे बी अ मूवी आल्सो। ये यूट्यूब के ऊपर देख लेना, ननूक्स ऑफ द नॉर्थ। ठीक है, इट इज ननूक्स ऑफ द नॉर्थ, इट इज अ काइंड ऑफ सेल्वेज एथनोग्राफी। ये सेल्वेज एथनोग्राफी का एक काइंड है। ठीक है, एंड इट इज वेरी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, बहुत डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का मतलब कि जो डायरेक्टर है उसने जो है वो अपना कंटेक्स्ट देने की कोशिश बहुत कम की है उसमें। ठीक है, बहुत लीस्ट कंटेक्स्ट है ननूक्स ऑफ द नॉर्थ में। ठीक है, एनी हाउ इट प्रमोटेड द लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म। ठीक है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म के ऊपर आई थिंक आज मैंने ये क्वेश्चन भी डाला है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म। इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग जो कल्चर्स होती हैं वो भाषा को प्रभावित करती हैं, और अलग अलग जो भाषाएं हैं वो कल्चर्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म से ही आपकी वुफ सापियर हाइपोथेसिस निकल के आया है। ठीक है, जो इस बार सवाल आया था वुफ सापियर हाइपोथेसिस का, वो इसी के ऊपर था, लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म के ऊपर था। ठीक है, इट्स अ थ्योरी व्हिच सेज दैट द कल्चर इट अफेक्ट्स द लैंग्वेजेस सिंस देयर आर मेनी कल्चर्स। तो जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज की बोलने का तरीका है, या फिर लैंग्वेजेस का जो फंक्शन है वो अलग हो जाता है। एंड अलोंग विद दैट डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे जैसे लैंग्वेज बदलती है, लैंग्वेज के साथ साथ आपका जो कल्चर है, जो आपका बिहेवियर पैटर्न है, वो भी बदलता है। ठीक है, सो कल्चरल रिलेटिविज्म इसने प्रमोट किया। ओके, देन एक और आप लिख सकते हो कि लिंग्विस्टिक स्टडीज या फिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, वो भी सारी की सारी इसी की वजह से, कल्चरल रिलेटिविज्म की वजह से बनी हुई है। ओके, एनीवन, एनी डाउट? भाई इसमें किसी को कोई डाउट हो? हाँ जी संदीप सिंह, कोई डाउट आपको? नो सर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन सोसाइटी एग्जिस्ट विदाउट कल्चर? एग्जामिन। क्या सोसाइटी कल्चर के बगैर रह सकती है? इसको एग्जामिन करना। अगेन देखिए, इंट्रोड्यूस करना सीखिए। बहुत कम लोगों को इंट्रोड्यूस करना आ रहा है। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो सवाल में पूछा गया आप जस्ट उसको डिस्क्राइब कर दो और काम आपका हो गया, ये मतलब नहीं होता इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आप सवाल को किस तरह से समझे, आपने एग्जामिनर को बताना है वो। ओके, अगर सवाल एनालिटिकल पूछा जाएगा तो आपका इंट्रोडक्शन भी उसी लाइन के ऊपर होना चाहिए। कैन सोसाइटी कोएग्जिस्ट विद कल्चर? 100% ऑफ द टाइम्स, जो सारी की सारी मेरे पास बुकलेट्स मिली हैं, एक दो को छोड़ के, वो पहले सोसाइटी को डिफाइन कर रहे हैं, फिर कल्चर को डिफाइन कर रहे हैं। मैंने क्या पूछा है? अब इस चीज को पढ़ के सवाल को आप छुपा लो, और सोसाइटी और कल्चर जिस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सोचो कि इसका सवाल क्या होगा। ठीक है, इट्स अ बेटर वे अपना इंट्रोड्यूस खुद ठीक, अपना इंट्रोडक्शन खुद ठीक करने का। जो भी आपने इंट्रोडक्शन सोचा है उस इंट्रोडक्शन को लिखो, फिर उसके बाद
सवाल को भूल जाओ और इंट्रोडक्शन को पढ़ के देखो कि क्या इसका सवाल हो सकता है। अगर आप सोसाइटी को डिफाइन कर रहे हो, कल्चर को डिफाइन कर रहे हो, उसके बाद तो क्या सवाल होगा? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। क्या ये सवाल है मेरा? मेरा सवाल है क्या कैन सोसाइटी एग्जिस्ट विदाउट कल्चर? एनालिटिकल सवाल है तो एनालिटिकली उसका इंट्रोडक्शन करो। ठीक है, समझ रहे हो ना? दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज मार्क्स। इसी तरह से मार्क्स इंक्रीज होंगे, चीजों को सही लिख के। सो सोसाइटी क्या होती है? इट इज द वेब ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, इसी तरह से सोसाइटी को डिफाइन किया जाता है दैट सोसाइटी इज अ वेब ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स, और इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप सोसाइटी कह देते हो। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है? सोशल रिलेशनशिप्स के साथ। और कल्चर क्या होता है? कल्चर इज अ मैनेजमेंट मैकेनिज्म ऑफ दैट रिलेशनशिप्स। कल्चर उन रिलेशनशिप्स को मैनेज करने में काम आता है। ठीक है, कल्चर में क्या होता है? यू हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि उस वेब ऑफ रिलेशनशिप्स को, सोशल रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं, बना के रखते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, फिर उसके बाद ये जो डिबेट है ये शुरू किया था, एक नई किताब आई है, किताब का नाम है सेपियंस। किताब लिखी है युवल नोआ हरारी ने। ओके राज, आपका बाद में मैं क्वेश्चन कर दूंगा आंसर। सैल्वेज एथनोग्राफी इज जस्ट रिकॉर्डिंग, और दोनों होते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, टेक्स्ट भी होते हैं, दोनों। ठीक है, तो एक किताब आई थी सेपियंस जो युवल नोआ हरारी ने लिखी थी। उसमें वो चिंपैंजीज का एक एग्जाम्पल देते हैं। चिंपैंजीज का एग्जाम्पल देके वो कहते हैं कि अगर आप चिंपैंजीज को एक स्टेडियम में बंद कर दोगे, अगर आप एक इंसान को लोगे और एक चिंपैंजीज को लोगे, या फिर दो चिंपैंजीज को लोगे, दो इंसानों को लोगे, तो चिंपैंजीज बहुत भारी पड़ेंगे इंसानों के ऊपर, उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी। लेकिन यही अगर आप हजारों या फिर लाखों चिंपैंजीज को एक स्टेडियम में आप बंद कर दोगे तो वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देंगे। ऑन द अदर हैंड, इंसानों की जो गैदरिंग होती है वो स्टेडियम में हमको अक्सर ही दिखाई देती है, और बहुत कम ऐसे इंस्टांसेस होती हैं कि हमने पूरे के पूरे स्टेडियम को तोड़ दिया। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? तो ये क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वी हैव समथिंग कॉल्ड कल्चर। हमारे अंदर वो कल्चर होती है। ठीक है, वो कल्चर की वैल्यूज है हमारे अंदर। ओके, गेटिंग द पॉइंट? तो ये इस चीज ने एक डिबेट शुरू की है कि सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है कल्चर के बगैर। अगर हम सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूल जाएं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं, क्या फिर भी हम सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं? एज अ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हम एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं एग्जिस्ट कर सकते? ठीक है, सो दिस डिबेट हैज स्टार्टेड। तो जो भी आपके कंटेम्प्रेरी डिबेट्स चल रही होती हैं, काफी सारे क्वेश्चंस उन चीजों के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, सो देर आर बोथ द आंसर्स, दोनों आंसर्स हैं। सिंस डायरेक्टिव जो है वो है एग्जामिन, तो एग्जामिन इसी तरह से करेंगे, पहले पॉजिटिव पक्ष देखेंगे फिर नेगेटिव पक्ष देखेंगे। पॉजिटिव पक्ष इसका क्या है, जो कि रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है, और इसकी थ्योरी जो है वो सोशल स्ट्रक्चर की है। रेडक्लिफ ब्राउन किस तरह से समझाते हैं कि हाँ, अगर कल्चर नहीं भी रहेगी तो आपके पास सोसाइटी एग्जिस्ट करती रहेगी। वो कहते हैं कि जब सोसाइटी बनती है, जब आपके पास रिलेशनशिप्स बनते हैं, तो रिलेशनशिप्स खुद का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, और वो स्ट्रक्चर सेल्फ मेंटेनिंग होता है। वो स्ट्रक्चर खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशंस जनरेट करता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है सोशल स्ट्रक्चर की,
कि लोग जिंदा हैं क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर जिंदा है। ये कल्चर को बैक स्टेज में डाल देती है, ठीक है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को डायरेक्टली लिंक कर देती है आपके सोशल स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो एक एग्जांपल देते हैं अंडमान आइलैंडर्स का। अंडमान आइलैंडर्स में वो बहुत सारे रूल्स को स्टडी करते हैं, जैसे काउवेड का रूल है। काउवेड का रूल मतलब कि जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका जो पति होता है कुछ फास्ट रखता है, उसका जो बिहेवियर है वो कुछ चेंज हो जाता है, और हस्बैंड वाइफ को शायद सॉरी हस्बैंड वाइफ को उनके नाम से नहीं बुलाया जाता व्हेन एवर शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। तो इस तरह से सोसाइटी में आपके जो दर्जे हैं वो चेंज होते रहते हैं, आपके जो रैंक्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इन रैंक्स के बेसिस के ऊपर ही आपका जो पर्सनैलिटी है या फिर आपका जो बिहेवियर है वो फॉर्म होता है, ओके। और यही बिहेवियर आपका, बिकॉज ये किसके ऊपर फॉर्म हो रहा है, सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, जो रैंक्स ऑलरेडी निर्धारित कर दिए गए हैं उसके ऊपर आपका बिहेवियर बन रहा है। क्योंकि आपका बिहेवियर उन चीजों के ऊपर बन रहा है, देन ऑब्वियसली सोशल स्ट्रक्चर आपको रेगुलेट कर रहा है। दिस इज नॉट कल्चर बट सोशल स्ट्रक्चर दैट इज रेगुलेटिंग द इंस्टीट्यूशंस एंड दैट इज रेगुलेटिंग द इंडिविजुअल्स। तो रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर की रेडक्लिफ ब्राउन की थ्योरी है वो कहती है कि अगर कल्चर को हटा भी दिया जाए फिर भी जो ह्यूमन सोसाइटी है वो सोशल स्ट्रक्चर के कारण जिंदा रहेगी। आप ऑर्गेनाइज्ड रहोगे क्योंकि आपके पास एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। समझ आ रही है बात? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपका बिहेवियर बनाएगी और आपका बिहेवियर दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप्स को कायम रखेगा। आपके रिलेशनशिप्स कायम हैं, इंस्टीट्यूशंस कायम हैं, इंस्टीट्यूशंस कायम हैं, सोसाइटी कायम है, ठीक है। तो रेडक्लिफ ब्राउन इस तरह से समझाते हैं। देन देयर ऑन द अदर साइड मालिनोव्स्की। मालिनोव्स्की ने कल्चर को कहा है कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ कल्चर यू कैन एग्जिस्ट, इंडिविजुअल्स कल्चर के चलते एग्जिस्ट करते हैं। सो ही पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ नीड्स, ठीक है। थ्योरी ऑफ नीड्स क्या कहती है? दैट कल्चर आपकी नीड्स को पूरा करती है। कल्चर क्रिएट समथिंग कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस, और वो इंस्टीट्यूशंस आपकी नीड को पूरा करते हैं। कल्चर नहीं रहेगी, इंस्टीट्यूशन नहीं क्रिएट होंगे, इंस्टीट्यूशन नहीं क्रिएट होंगे, आपके नीड्स कैसे पूरी होंगी? अगर नीड्स नहीं पूरी होंगी देन यू विल डाई आउट, ठीक है। और जो एग्जांपल है वो ट्रोबरी एंड आइलैंडर्स का देते हैं, उसमें रिलीजन का एग्जांपल देते हैं कि किस तरह से जो रिलीजन है वो एंजाइटी को दूर करता है। भाई समझ पा रहे हो बात को? मैरिज का वो एग्जांपल देते हैं, ओके, गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? भाई आर यू फॉलोइंग अप? समझ पा रहे हो ना? ओके। देन क्रोबर, ठीक है। सो क्रोबर ही पुट फॉरवर्ड अनदर थ्योरी। सो क्रोबर सेड दैट ऐसा नहीं है कि कल्चर उसके बगैर रह नहीं सकती, बट कल्चर इज वेल मैनेज्ड। सॉरी, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी रह नहीं सकती कल्चर के बगैर, बट कल्चर मैनेज करती है आपकी जो सोसाइटी है उसको, ठीक है। कल्चर इज समथिंग लाइक सुपर ऑर्गेनिक सेल्फ, ठीक है। कल्चर कुछ एक सुपर ऑर्गेनिक कंटेंट की तरह होती है। सुपर ऑर्गेनिक कंटेंट का मतलब दीज आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि सोसाइटी के परे होते हैं, जिनको सोसाइटी ज्यादातर क्वेश्चन नहीं करती है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों हैं, और सोसाइटी वो खुद चलती रहती है ये रूल्स एंड रेगुलेशन के सहारे के ऊपर। रूल्स एंड रेगुलेशंस एक हल्का फुल्का सहारा देते हैं, ज्यादा डाइवर्ज नहीं होना है आपको, सिर्फ इतना बताते हैं। बाकी सोसाइटी सेल्फ रेगुलेट करती है अपने आप को, ठीक है। समझ पा रहे हो ना बात को? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि इंटरकास्ट मैरिजेस आर देयर, इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, बट इंटर रिलीजियस मैरिजेस आर
बहुत कम होती हैं, दे आर वेरी मिनिमल। क्यों? बिकॉज देर इज सम सुपर ऑर्गेनिक सेल्फ, कुछ आपके पास सुपर ऑर्गेनिक सेल्फ है दैट इज नोन एज कल्चर। वो ज्यादा डाइवर्जन नहीं होने देगा, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दे आर इजीली ब्रोकन बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं, बट देयर विल बी सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि ज्यादा आपको डाइवर्ज नहीं करने देंगे। थोड़ा बहुत तो डाइवर्जन होगा, बट डाइवर्जन विल बी लीस्ट, बहुत कम डाइवर्जन होगा। ठीक है, सो क्रोबर एक कॉमन ग्राउंड निकालते हैं इसमें से। भाई समझ पा रहे हो ना किस तरह से आपको चीजों को एनालाइज करना है, समझाना है? सॉरी, everyone understanding the point? Okay, Mudit is saying that is the theory of need hierarchical? Yes, theory of need is hierarchical, बिल्कुल। Okay, so the next question was that the culture is unique to humans, critically evaluate, इसको आपने critically evaluate करना था। ठीक है, सो ये जो चीज है वेदर कल्चर एग्जिस्ट इन ह्यूमंस, सिर्फ कल्चर ह्यूमंस का है या फिर कल्चर प्राइमेट्स का भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं कल्चरल प्राइमेटोलॉजी। और इस बार क्वेश्चन पूछा गया था जेन गुडल के ऊपर। ठीक है, जेन गुडल का भी काम कल्चरल प्राइमेटोलॉजी में है। ओके, जो स्टार्टिंग वाले एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल टेलर हैं, मेन हैं, मॉर्गन हैं, बोआ हैं, ठीक है, जो ये क्लासिकल्स हैं, इन्होंने कल्चर को हमेशा ह्यूमंस के लिए बताया है। कि अगर आप टाइलर की भी डेफिनेशन ले लो, उसमें भी ह्यूमंस का उल्लेख आता है। ठीक है, एक्वायर्ड बाय ह्यूमंस एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, बिहेवियर और आर्टिफैक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा दैट आर एक्वायर्ड बाय ह्यूमंस एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी का पार्ट है। सोसाइटी का पार्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि ये चीजें, कल्चर वाली जो चीजें हैं, वो एक्वायर कर लेता है, वो लर्न कर लेता है। तो जो स्टार्टिंग वाली कल्चर वाली एग्जांपल्स हैं, उनमें ह्यूमंस को सेंटर में रखा गया है। देन किंजी इमांशी, सो ही वाज अ जापानीज प्राइमेटोलॉजिस्ट, इन्होंने कल्चरल प्राइमेटोलॉजी को शुरू किया। कल्चरल प्राइमेटोलॉजी को शुरू करके इन्होंने ये बताया कि आपके पास जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं, उनमें भी कल्चर होता है। ठीक है, उन्होंने चिंपैंजीज के ऊपर भी काम किया, जापानीज मॉन्कीज के ऊपर भी काम किया, और इन दोनों के अंदर इन्होंने एक प्रोटो कल्चर बताया। ऐसा कल्चर तो नहीं बताया जैसा ह्यूमंस में होता है। आवर कल्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारी सोच, हमारे बिहेवियर जो है, वो हर एक स्टेप के ऊपर बदल जाता है बिकॉज ऑफ कल्चर। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, ऑनलाइन क्लास, इसके बाद अगर मेरा कोई पीयर ग्रुप में मैं जाता हूं, मेरा जो बिहेवियर है इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, पीयर ग्रुप में कोई और रेस का इंसान आता है, मेरा बिहेवियर और डिफरेंट हो जाएगा। और क्लास का इंसान आता है, लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, निचली क्लास का कोई इंसान आएगा, फिर से लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। आज भी क्वेश्चन डाला है कोड स्विचिंग के ऊपर। ठीक है, आवर कल्चर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर हम अपने आप को एक रेफरेंस बना के देखते हैं, देन बाकियों का कल्चर, जो आपके पास बाकी प्राइमेट्स हैं, इनका कल्चर, इमांशी ने कहा है दैट इट इज लाइक अ प्रोटो कल्चर। प्रोटो कल्चर मतलब एक अंडर डेवलप्ड कल्चर है। ठीक है, जापानीज मॉन्कीज में उन्होंने देखा दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन होता है, जैसे आप में शादियों का सीजन होता है, वैसे इनमें भी ब्रीडिंग सीजन है। ठीक है, देन मैट्रिलिनियल रेजिडेंस है इनमें।
मैट्रिलिनियल रेजिडेंस मतलब जो मेल मंकीज हैं वो अपना घर परिवार, वो अपना फैमिली छोड़ के आते हैं, ठीक है। देन देयर इज डोमिनेंस हायरार्ची भी है उनमें, लीनियर डोमिनेंस हायरार्ची, ठीक है, कि आपके पास एक मंकी सबसे बड़ा होगा यानी कि हायरार्ची में ऊपर होगा, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, इस तरह से एक डोमिनेंस हायरार्ची है। देन देयर इज सेंस ऑफ टेस्ट ऑल्सो, उनमें सेंस ऑफ टेस्ट भी डेवलप हुआ है, ठीक है। सेंस ऑफ टेस्ट का क्या किस्सा है कि अगर आप स्वीट पोटैटोज को लेते हो और जो आपका फ्री फ्लोइंग वाटर होता है, फ्री फ्लोइंग जो वाटर होता है उसमें आप डिप करके रखते हो, उसको थोड़ा सा धो लेते हो, जो जापानीज स्वीट पोटैटोज हैं उनको, तो क्या देखने को मिलता है कि स्वीट पोटैटोज में सॉल्टी सा टेस्ट आ जाता है। और ये चीज उन्होंने जापानीज मंकीज में ऑब्जर्व की। देखिए जो आपका टेस्ट का परसेप्शन है, ये मामला इतना सिंपल सा नहीं है कि आपको कुछ पसंद है तो आप खाओगे। यू आर अ क्रिएशन ऑफ कल्चर, ह्यूमंस कल्चर का एक क्रिएशन है, ठीक है। तो आपकी कल्चर ने आपको बताया है कि ये स्वाद है, ये बेस्वाद है, आपकी कल्चर ने आपको बताया है दैट व्हाट इज टेस्ट एंड व्हाट इज टेस्टलेस, किसको आपने खराब टेस्ट वाला बताना है, किसको आपने सही बढ़िया टेस्ट वाला बताना है, ठीक है। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बताता है कि मंकीज में भी सेंस ऑफ टेस्ट होता है। दे ऑल्सो लाइक सॉल्टी स्वीट पोटैटोज, जापानीज मंकीज, ठीक है। देन उन्होंने चिंपैंजीज के ऊपर काम किया अफ्रीका में, महाले में जाके, ठीक है। उन्होंने देखा कि टूल मेकिंग की प्रैक्टिस है उनमें, सिमिलर यही रिजल्ट्स जेन गुडल में ने भी किए गोम्बे में जाके, ठीक है। जेन गुडल का जो काम है वो गोम्बे में है। तो उन्होंने देखा कि टूल मेकिंग भी करते हैं चिंपैंजीज, कम्युनिकेशन में दे हैव सिंपल सिग्नल्स ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, दे हैव शेयर्ड बिहेवियर ऑल्सो, जैसा एक कोई कर रहा है चिंपैंजी, दूसरा भी उसी के जैसे बिहेव करेगा, सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनमें, ठीक है। देन उसके बाद केविन ललैंड ने किया है दिस, आई थिंक इट वाज इन रिसेंटली 2003 में था ये वर्क। इन्होंने सोशल लर्निंग्स के ऊपर काम किया कि वो सीखते हैं चिंपैंजीज, दे कैन लर्न बोथ वाइल्ड लाइफ में भी सर्वाइवल को सीखते हैं और आपके पास जो कैप्टिविटी में भी सीखते हैं, एंड दे पास देयर लर्निंग्स को पास भी करते हैं। देन रॉबर्ट स्पोस्की, इन्होंने फैमिली और सोसाइटी को समझा कि उनमें सोसाइटी है और फैमिली है। देखो जो ह्यूमंस की सोसाइटी है या फिर जो ह्यूमंस की फैमिली है, पर से जो ह्यूमंस की फैमिली है वो कैसे बनी है, व्हाई यू हैव क्रिएटेड योर फैमिली, बिकॉज अ फीमेल विदाउट एनी हेल्प कांट गिव बर्थ टू अ यंग वन। जो छोटा नवजात शिशु है, फीमेल किसी की हेल्प के बगैर उसको जन्म नहीं दे सकती, ठीक है, बिकॉज यू आर बाइपेटल। तो सर बड़ा होने के कारण, बाइपेटलिज्म होने के कारण यू नीड एन असिस्टेंस, फीमेल को असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्वाड्रिपेडल एनिमल्स में ऐसा नहीं है, बाकी प्राइमेट्स में भी ऐसा नहीं है। Primates can give birth to their younger ones without any help. But फिर भी इन primates में क्यों फैमिली है? So Spolsky said that there is predation pressure. ठीक है, वो आपकी तरह जो प्रीडेटरी जो फूड चेन है सबसे ऊपर नहीं है, ठीक है, वो फूड चेन के बीच में आते हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज होकर रहना पड़ता है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑर्गेनाइजेशन से बनती है। सो दे लर्न, वो सर्वाइवल को लर्न करते हैं, और सर्वाइवल को लर्न करके दे हैव क्रिएटेड अ फैमिली यूनिट, दे हैव क्रिएटेड अ सोसाइटी, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरह से आप कह सकते हो दैट द कल्चर इट इज नॉट यूनिक टू ह्यूमंस। ह्यूमंस ने वी हैव वेल डेवलप्ड कल्चर,
हमारी जो कल्चर है वो बहुत कम्प्लेक्स है, इट इज़ वेल डेवलप्ड। एसोसिएशंस बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, सोशल ग्रुप्स बन रहे हैं हमारी कल्चर में। जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट के साथ जो हमारी कल्चर है वो अडेप्ट करती है, पर्सनैलिटी बनाती है। बट ये जो सारी चीजें हैं ये इनमें मिसिंग है, बट दे हैव अ सिंपल कल्चर। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट भाई, समझ पा रहे हो ना बात को? इन थीम्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। इन माई टेस्ट सीरीज आई जनरली कवर दीज ब्रॉड बेस्ड थीम्स, मैं इन ब्रॉड बेस्ड थीम्स को कवर करता हूं। ठीक है, देखो जेन गुडल के ऊपर सवाल पूछा गया, जो थीम थी वो यही थी। आगे चल के भी अगर इमांशी के ऊपर सवाल पूछा जाता है, थीम यही रहेगी, थीम नहीं चेंज होने वाली है, क्योंकि ये जो थीम्स हैं यही तो सिलेबस में लिखी हुई हैं। यू हैव टू लर्न दैम। ओके, चलिए। Then the next question it was that the institution can create personality of an individual, exemplify। ठीक है, वो सवालों को मैं छोड़ रहा हूँ जो कि सबने सही लिखे थे, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन वाला सवाल था एक। ठीक है, उसको मैं जनरली छोड़ रहा हूँ क्योंकि सभी ने बढ़िया लिखा था, सब एवरीवन फेयर्ड इन इट। ठीक है, क्लासिकल सा क्वेश्चन है और एवरीवन डिड इट। ठीक है, यहाँ पे कई लोग स्लिप हुए हैं, दैट इंस्टीट्यूशंस कैन क्रिएट पर्सनैलिटी। तो एथिक्स वाला कईयों ने लिख दिया था कि फैमिली कैसे पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। दैट इज गुड, ठीक है, वो अपनी जगह के ऊपर मानते हैं। बट एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन है, सोशल साइंसेस का क्वेश्चन है। सो यू कैन राइट, सो यू हैव टू राइट द थिंग्स। तो आपको प्रॉपरली थ्योरी लिखनी पड़ेगी, थ्योरी को सब्सटेंशिएट करता हुआ एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, थ्योरी लिखनी पड़ेगी, थ्योरी को सब्सटेंशिएट करता हुआ एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। देयर शुड बी इन योर आंसर, देयर शुड बी हेल्थी मिक्स ऑफ बोथ, दोनों का मिक्स होना चाहिए, थ्योरी का भी, एग्जाम्पल का भी, एथनोग्राफिक एग्जाम्पल का भी। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस, सो दिस क्वेश्चन इट वाज फ्रॉम द कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अलॉन्ग विद कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल टोटल इंस्टीट्यूशंस का भी एक पॉइंट आता है, ये जनरली किसी ने भी नहीं लिखा है। ओके, सो इस चीज को जो शुरू इंस्टीट्यूशन और जो पर्सनैलिटी की जो रिलेशनशिप है, इसको सबसे पहले जो प्रॉपरली किसी ने पढ़ा था वो लिंटन ने पढ़ा था एंथ्रोपोलॉजी में, और एक अप्रोच बनाई थी दैट वाज नोन एज पर्सनैलिटी मीडिएशन अप्रोच। ठीक है, इसको कल्चरल पर्सनैलिटी अप्रोच भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें बार बार वो कल्चरल पर्सनैलिटी का उल्लेख करते हैं। इनकी किताब थी द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये कहते हैं दैट देयर इज एन इकोलॉजी, एक एनवायरनमेंट होता है, एक इकोलॉजी होती है, वो आपके प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस बनाती है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन लाइक मैरिज, लाइक फैमिली, जिसके साथ कि आप बहुत इंटीमेट होते हो। ठीक है, वो आपके प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं, आपकी कल्चरल पर्सनैलिटी बनाते हैं, आपकी कल्चरल पर्सनैलिटी फिर आपके जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें दिखाई देती है। ठीक है, तो आपकी जो कल्चरल पर्सनैलिटी है वो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस को बनाएगी। ठीक है, ज्यादातर लोग आप में से इस थ्योरी के साथ वाकिफ होंगे। ठीक है, मार्केस सोसाइटी में इन्होंने इस चीज को स्टडी किया। इन्होंने देखा देयर इज स्कार्सिटी ऑफ फूड, स्कार्सिटी ऑफ फूड के चलते देयर वाज फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड के चलते देयर इज पॉलीएंड्री, क्योंकि फीमेल बहुत कम हो चुकी हैं तो पॉलीएंड्री शुरू हो चुकी है। पॉलीएंड्री के चलते आपके पास जो फीमेल हैं वो जो ज्यादातर वो अपने बच्चों को निगलेक्ट करती हैं, ज्यादातर जो बच्चों का बर्डन है वो मेल्स के ऊपर है। सो बच्चों में ये देखा जाता है कि फीमेल्स के प्रति, स्पेशली मदर्स के प्रति एक हेट्रेड की भावना रहती है। ठीक है, सो पर्सनैलिटी ट्रेट इट केम फ्रॉम द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज के चलते, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री के चलते आपके पास जो एक ट्रेट है वो बन गया। ठीक है, इनिशियली यू हैव सब्सटेंशिएटेड, एक आपने थ्योरी लिख दी,
विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरी यू हैव गिवन एन एग्जाम्पल, आपने एक एग्जाम्पल लिख दिया। गेटिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हो अभी बात को? ठीक है जी। एवरीवन, आंसर में जो भी आपका एनालिटिकल क्वेश्चन है, जो भी आप थ्योरी लिख रहे हो, थ्योरी शुड बी सब्सटेंशिएटेड विद पॉइंट्स। थ्योरी को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करो। ओके देन कोरा डुबोइस। कोरा डुबोइस की मॉडल पर्सनैलिटी अप्रोच है। ओके, मॉडल पर्सनैलिटी अप्रोच ये कहां पे इन्होंने स्टडी की? अलोर में, ठीक है, इंडोनेशिया में। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा? दैट देयर इज अगेन नेग्लेक्ट इन फैमिली। जो फैमिली के दोनों हैं, मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स दोनों काम कर रहे होते हैं। चाइल्ड फेस इज नेग्लेक्ट इन फैमिली, स्टारवेशन फेस करता है, ठीक है, उसको टीज किया जाता है। जो बाकी बाद वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो पीयर ग्रुप्स या फिर बाद वाली जो एसोसिएशंस बनती हैं, इट क्रिएट्स एंजाइटी। तो वो जो है वो एंजाइटी क्रिएट करती है। सो मॉडल पर्सनैलिटी अप्रोच में पर्सनैलिटी को बीच में रखा गया और बाकी जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका प्रभाव देखा गया उस पर्सनैलिटी के ऊपर। सिमिलर इज द रूथ बेनेडिक्ट्स बेसिक पर्सनैलिटी अप्रोच। ठीक है, उन्होंने डोबूज में इसको स्टडी किया। दैट देयर इज जेलसी इन इंस्टीट्यूशंस, पावर थ्रिफ्ट है इंस्टीट्यूशंस में, पावर को पाने की चाह है। ठीक है, फैमिली में भी है, और ये जो पावर को पाने की चाह है ये हर किसी में दिखाई देती है, बाहर भी दिखाई देती है, फैमिली के अंदर भी दिखाई देती है। तो जो आपके पास बेसिक पर्सनैलिटी है वो डायनोजियन टाइप की बनती है, यानी कि लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, सिक्योरिटी की सेंस नहीं होती है उनमें, तो एक पर्सनैलिटी बन गई। ठीक है, यू हैव रिटन एन अप्रोच, यू हैव रिटन अ थ्योरी, अगेन यू हैव सब्सटेंशिएटेड इट। ठीक है, ओके एंड देन अब तो ये देखो, ये जो पर्सनैलिटीज हैं, जो भी कल्चरल पर्सनैलिटी है या फिर ये जो एंजाइटी है, डायनोजियन पर्सनैलिटी है, डायोनाइजियन पर्सनैलिटी है, ये सारी पर्सनैलिटीज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके बना रहे हैं। बट एल्विन गॉफमैन ने ही गेव द कंसेप्ट ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट दिया। टोटल इंस्टीट्यूशन मतलब कि एक ही इंस्टीट्यूशन एक पर्सन की पूरी की पूरी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ अ मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स बंद होंगे, मेंटल इंस्टीट्यूशन में जो भी पेशेंट्स अब बंद होंगे, उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी वो एक मेंटल हॉस्पिटल ही बनाएगा। ठीक है, अगर आप कल्चरल पर्सनैलिटी की बात करो, देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन प्ले। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं प्ले में, मैरिज भी है, फैमिली भी है। ठीक है, समवेयर रिलीजन विल बी देयर। ठीक है, फिर उसके बाद कोरा डुबोइस की अगर बात करो, एंजाइटी, फैमिली भी आ जाता है, पीयर एसोसिएशन भी आ जाता है। ठीक है, उन्होंने पड़ोसियों को एग्जाम्पल भी दिया, जो अलोर वाली उनकी स्टडी है, कि कई बार पड़ोसन जो औरतें हैं वो भी बच्चों का देख रेख करने आ जाती हैं। ठीक है, वो भी चढ़ाती हैं उनको, वो भी हर्ट करती हैं उनको, जिसके कारण एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाती है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस प्ले में आते हैं, लेकिन गॉफमैन क्या करते हैं, वो टोटल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट देते हैं। दैट देयर कैन बी सम इंस्टीट्यूशंस जो कि पूरी की पूरी एक ही इंस्टीट्यूशन पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी है एक व्यक्ति की वो बना रहा है। उन्होंने जेल्स का एग्जाम्पल दिया, ओल्ड एज होम्स का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पर्सनैलिटी क्रिएट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पलीफाई का मतलब है कि आपने एग्जाम्पल्स देके चीजों को समझाना था। भाई समझ पा रहे हो ना? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट?
भाई सबको समझ में आ रहा है? चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैंने कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया है जो कि सब लोग सही लिख रहे थे. So social stratification, it exists in every society. Critically analyze. 15 मार्क्स का ये सवाल है, ठीक है. सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है. आपने इस चीज़ को समझाना है. ऑब्वियसली यू कैन इंट्रोडक्शन करीब सबने सही किया है कि आपके पास जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये दे आर हिस्टोरिकली सुपर इम्पोज्ड क्लासेस विच सोरोकिन कहते हैं कि जो कि करीब करीब हर एक सोसाइटी में है, ठीक है. देन उसके बाद सोरोकिन कास्ट का एग्जाम्पल देते हैं, क्लास का एग्जाम्पल देते हैं, स्टेट का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है. तो जनरली आपको जो आपकी बड़ी सोसाइटीज हैं उनमें आपको ये चीजें दिखाई दे जाती हैं. इंडियन सोसाइटी में देयर इज कास्ट, वेस्टर्न में स्टेट एंड क्लास, ठीक है. फिर उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये हर एक सोसाइटी में है. फिर देन आफ्टर दैट वी विल गो टूवर्ड्स द डिफरेंट थिंकर्स. फिर हम अलग अलग थिंकर्स के पास जाएंगे. सो द फर्स्ट इज डेविड पिलबीम. सो ही इज नॉट अ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है. वो पेलियंटोलॉजिस्ट है. लेकिन पेलियंटोलॉजिस्ट इन्होंने काम किया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ऊपर, रामापिथेकस के ऊपर भी काम किया है, ठीक है. ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ऊपर जब ये काम करते हैं तो पिलबीम कहते हैं दैट देयर शुड बी अ डिफरेंशिएशन, एक डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ही इज आल्सो यूजिंग टूल्स, वो भी टूल्स यूज कर रहा है, ठीक है. वो टीथ टूल्स यूज कर रहा है, बोन टूल्स यूज कर रहा है, सिंपल पेबल टूल्स यूज कर रहा है, ठीक है, जो सिंपल स्टोन टूल्स हैं जो कि नेचुरली आपके पास अवेलेबल है, हल्का फुल्का उसको तोड़ के. ओके, सो सिंस ही इज यूजिंग टूल्स, तो वो हंटिंग गैदरिंग कर रहा होगा, ठीक है. वो हंटिंग गैदरिंग कर रहा होगा वो हंटिंग कर रहा होगा और जो आपके पास फीमेल्स होंगी वो हल्के फुल्के जो चीजें हैं उनको गैदर कर रही होंगी, वो बच्चों वगैरह को संभाल रही होगी, ठीक है, वो इन्फेंट को संभाल रही होगी. सो डेविड पिलबीम सेड कि जो बेसिक पर्सनैलिटी है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के टाइम के ऊपर बन चुकी थी, ठीक है. बिकॉज देयर वाज फैमिली, आपके पास कुछ जेंडर डिफरेंशिएशन भी होगा. जेंडर डिफरेंशिएशन होगा तो कुछ आपके पास प्रोटो सोशल हायरार्ची जो है वो वहीं से डेवलप होनी शुरू हो गई होगी, ठीक है. खैर जो इनकी थ्योरी है इसका कोई प्रॉपर एविडेंस हमारे पास नहीं है, ठीक है. एंड देन उसके बाद आपके पास प्रोफेसर सुस्मान आते हैं जो कि इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि इतनी अर्ली स्टेज में जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो नहीं बना होगा. एटलीस्ट इट वुड हैव डेवलप्ड फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ हैबिलिस और इरेक्टस, ठीक है. फायर की डेवलपमेंट के बाद वो बना होगा, ठीक है. सो अगर आप टाइम पीरियड के हिसाब से भी आप अनुमान लगाओ तो डेविड पिलबीम कहते हैं कि शुरू से जो सोशल हायरार्ची है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बननी शुरू हो गई होगी, ठीक है. फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के नजरिए से अगर हम देखते हैं, रेमंड अरन और लेवी स्ट्रॉस, इन्होंने एक काम लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था कल्चरल डायनेमिक्स के ऊपर. वहां पे भी ये इसी चीज को प्रमाणित करते हैं दैट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इट इज यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है. सिमिलरली आपके पास सिंपल सोसाइटीज में हेनरी मेन ने एक एथनोग्राफी लिखी थी या फिर एक काम लिखा था जिसका नाम था एंशिएंट सोसाइटी, ठीक है. ये आपके पास अर्लीस्ट स्टडीज में आती हैं जिन्होंने लॉ, देयर वाज अ क्वेश्चन आई थिंक परसों मैंने डाला था, शायद क्वेश्चन था दैट लीगल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, शायद कल डाला था मैंने क्वेश्चन लीगल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, ठीक है. तो लीगल एंथ्रोपोलॉजी का जो पहला काम है, जो सबसे पहले कामों में से एक है, वो हेनरी मेन ने लिखा था, ठीक है. द वर्क इट वाज नोन एज एंशिएंट सोसाइटी. इसमें हेनरी मेन क्या करते हैं कि जो लीगैलिटी है
जो सेंस ऑफ मॉरलिटी है इन डिफरेंट सोसाइटीज, उसको वो स्टडी करते हैं। ठीक है, और उस एंगल से जब वो देखते हैं, जब वो एवोल्यूशन के एंगल से भी देखते हैं सोसाइटी को, तो वो पाते हैं कि सिंपल से सिंपल सोसाइटी में भी आपके पास जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो होता है। ओ, हाँ हाँ मुझे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। इट इज नॉट, सॉरी सॉरी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट एंशियंट सोसाइटी, दिस इज एंशियंट लॉ, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सो ये एंशियंट लॉ है, यस, दिस इज नॉट एंशियंट सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी किया हुआ है, और वो पाते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो करीब करीब हर एक सोसाइटी में है। सिमिलरली आपके पास वाइजर ने काम किया है कास्ट के ऊपर, उन्होंने भी यही पाया है दैट देयर इज सोशल हायरार्ची, इंडियन विलेजेस में एक सोशल हायरार्ची होती है। ठीक है, वाइजर का काम किस किस चीज के ऊपर है, जजमानी के ऊपर। ठीक है, जजमानी सिस्टम के ऊपर, जजमानी सिस्टम को भी उन्होंने सोशल हायरार्ची की तरह देखा है। ठीक है, बट ये कहते हैं कि सोशल हायरार्ची इसलिए नहीं एग्जिस्ट कर रही है कि उनको जो निचली कास्ट हैं या फिर निचली क्लासेस हैं या फिर कास्ट्स हैं, उनको दमन करना है उनका। ठीक है, उनको एक्सप्लॉयट करना है, इसलिए नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं। वाइजर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को सही ठहराते हैं एक तरह से। ठीक है, देन उसके बाद इवन टुडे जो जाजा ने आपके पास स्टडीज की हैं, ठीक है, ट्राइबल स्टडीज की हैं, या फिर ट्राइब एंड कास्ट, नेशन ट्राइब एंड कास्ट जो उनका एक वर्क है, ठीक है, उसमें भी ज़्यादा यही कहते हैं कि जो इनिशियली आपने कंसेप्चुलाइज किया था इंडिया में कि इगैलिटेरियन सोसाइटीज हैं, बट ज़्यादा सेज दैट देयर इज नथिंग लाइक इगैलिटेरियनिज्म। किसी भी सोसाइटी में इगैलिटेरियनिज्म नहीं है, चाहे वो ट्राइबल सोसाइटी कितनी भी प्रिमिटिव ना हो, किसी ना किसी तरह का आपको एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मिल जाएगा। वेदर इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटीज, इट कैन बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, सेक्स के बेसिस के ऊपर हो सकता है जेंडर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जो आपके पास डिफरेंशिएशन है, जस्टिफिकेशन है, इट एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, वो हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, इसी चीज को आपने एनालाइज करना है। एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? भाई समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन? मुदित गर्ग, पूजा, संदीप सिंह, समीर, ओके ओके, चलिए। सर बट क्रिटिकली एनालाइज पूछा है तो कोई ऐसी सोसाइटी है जिसमें स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट ना करता हो, मतलब? हाँ, इनिशियली कंसेप्चुलाइज किया था कईयों ने। ठीक है, इनिशियली कुछ आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, देवर नॉट बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ट्राइबल सोसाइटीज को उन्होंने कंसेप्चुलाइज किया था। फॉर एग्जांपल वो जिन्होंने रेशियल सेंसस किया था, क्या नाम है उनका? एच से हटन? हटन नहीं थे, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। सॉरी यार, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो उन्होंने कंसेप्चुलाइज किया था सोशल कास्ट सेंसस, जो रेशियल सेंसस है इंडिया में, जो पहले किए गए थे। ठीक है, उन्होंने ये कंसेप्चुलाइज किया था कि आपके पास देयर इज एगैलिटेरियनिज्म इन द ट्राइबल सोसाइटीज। ठीक है, एगैलिटेरियनिज्म होता है ट्राइबल सोसाइटीज में। ओके। इवन मॉर्गन ने भी इसी चीज को कंसेप्चुलाइज किया था।
ठीक है, मॉर्गन हो गए, फ्रेजर ने भी आपके पास इन चीज़ों को कंसेप्ट बताया था कि देयर इज एगैलिटेरियनिज्म सोसाइटीज़ में ज़्यादा है। ठीक है, ये फ्रेजर बताते हैं, इनकी किताब है एडवोकेट ऑफ डेविल। ठीक है, उसमें ये लिखते हैं दैट देयर इज एगैलिटेरियनिज्म, और बहुत कम जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें बहुत कम रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, जो सुपरस्टिशंस हैं उनके ऊपर उनका काम चल जाता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने का कारण वो यही बताते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत कम है, बिहेवियर इज, हाँ हाँ रिस्ले, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, रिस्ले ने भी यही चीज़ों को कंसेप्ट बताया। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको लिखना है, बट ऑब्वियसली दे आर रॉन्ग। ठीक है, वो रॉन्ग थे। मॉर्गन तो फिर उसके बाद अपने आप को सही भी करते हैं कि नहीं ये गलत था, देयर इज स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन होती है। ओके सर। ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ मैरिज चेंजेस एज द कल्चर चेंजेस। मैरिज अपने आप को चेंज करती है जैसे जैसे कल्चर चेंज करता है, और इसको आपने एक्सप्लेन करना था एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरणों के साथ। ओके, देखो यहाँ पे सबने लिख दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, मॉडर्नाइजेशन आ गया, अर्बनाइजेशन आ गया, तो आपके पास जो मैरिज है वो चेंज हो गई, लव मैरिजेज होनी स्टार्ट हो गई हैं, आपके पास डिवोर्स रेट बढ़ गया, फैमिलीज टूटनी शुरू हो गई। ट्राई टू बी मोर एनालिटिकल, सी दिस इज द पेपर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, थोड़ा बहुत तो कंटेंट आपको डालना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन आया, हाँ बिल्कुल मैरिजेस चेंज हुई हैं इन सारी चीज़ों के साथ, बट यू हैव टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब है मैरिजेस कैसे चेंज हुई हैं। सिंपली ये कहना काफी नहीं होगा कि लव मैरिजेस चेंज हो गई, लव मैरिजेस शुरू हो गई, सब प्यार करने लग गए, ऐसा थोड़ी ना है। ये जनरल स्टडीज का पेपर थोड़ी है, ये एंथ्रोपोलॉजी का पेपर है। और अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में पूरी डाइवर्सिटी नहीं शो करते हो, एग्जामिनर इज नॉट सेटिस्फाइड, एग्जामिनर कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है आपसे। ठीक है, चलिए, सो नेचर ऑफ मैरिज ये कल्चर के साथ चेंज हो रहा है। कैडवेल ने स्टडी किया था इंडिया के ऊपर लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, उन्होंने 1992 में जो लिबरलाइजेशन हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, उसके बाद इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि जो लव मैरिजेस का ट्रेंड है वो मीडिया की लिबरलाइजेशन के चलते नए नए नाटक आ रहे हैं, और जो लव मैरिजेस हैं मीडिया उसको प्रमोट कर रहा है, और जो लव मैरिजेस हैं वो एक्चुअली में इंक्रीज भी हो रही हैं। ठीक है, बट इंक्रीज होने का जो रफ्तार है, जो रेट है, वो बहुत कम है। और कैडवल कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्ची दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया, पैट्रियार्ची जो इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, और कैडवल कहते हैं कि रोटी और बेटी, इन दो चीजों के ऊपर पैट्रियार्ची, या फिर जो पैट्रियार्ची से बना हुआ जो कास्ट सिस्टम है वो पकड़ रखता है, रोटी के ऊपर और बेटी के ऊपर। क्योंकि बेटी के ऊपर भी पकड़ है, तो कास्ट सिस्टम अपने अंदर ही जो एंडोगैमस, सॉरी, जो आपके पास कास्ट के अंदर ही जो मैरिजेस हैं उनको तो वो बर्दाश्त कर लेगा, वेदर इट इज एंगेज्ड और लव। बट जो कास्ट के बाहर मैरिजेस हो रही हैं उनको बहुत कम प्रमोट किया जा रहा है, दे आर जस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, ये कैडवेल बताते हैं। तो इस तरह से आपको चीजों को एनालाइज करना है। ठीक है, हाउ बताना बहुत जरूरी है एंथ्रोपोलॉजी में। सिंपल ये लिख देना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, चलो प्यार करना शुरू कर दिया इंडियंस ने, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर इतनी सिंपल सोसाइटी होती ना सोशोलॉजी बनती ना एंथ्रोपोलॉजी बनती, सब खुले में घूम रहे होते। ओके, देन उसके बाद जोन्स ने 2010 में स्टडी किया। जोन्स पाते हैं
कि लव मैरिजेस का जो रेट है वो इतना भी हाई नहीं है जितना कंसेप्चुलाइज किया गया था कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एलपीजी के बाद। जोन्स पाते हैं कि जो मैच मेकर्स हैं उन्होंने अपने आप को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है, उन्होंने अपनी एजेंसीज खोलनी शुरू कर दी हैं। ठीक है, जो आपके पास जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देनी शुरू कर दी हैं। ठीक है, सो नॉट लव मैरिजेस आर एवरीवेयर, बट इंगेज्ड मैरिजेस ने भी खुद को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है अर्बनाइजेशन के चलते, लिबरलाइजेशन के चलते। ठीक है, सो एक जो मैच मेकिंग का प्रोसेस था वो इंडिया में बहुत चेंज हुआ है, मैरिज में बहुत चेंज हुआ है, फाइंडिंग पार्टनर्स वो चेंज हुए हैं। ओके, देन लेट मैरिजेस, वेदर लेट मैरिजेस आर देयर और नॉट। पुरी और जोन्स, पुरी ने 1999 में काम किया, जोन्स ने अगेन जो है वो 2010 में काम किया। इन्होंने कहा, दोनों ने कहा, दोनों के जो कंक्लूजन्स हैं वो यही आते हैं दैट देयर आर लेट मैरिजेस, लेट मैरिजेस हुई हैं शुरू, बट लेट मैरिजेस की वेस्ट के रिगार्डिंग बहुत कम है इंडिया में। इंडिया में अभी भी चाइल्ड मैरिजेस या फिर अर्ली मैरिजेस, अर्ली मैरिजेस का मतलब कि लड़की को 16 साल का, 16, 17, 18 साल के होते ही ब्याह देना। ठीक है, और जो ये अर्ली मैरिजेस हैं ये बहुत प्रिवेलेंट है इंडिया में कि जस्ट दे आर वेटिंग फॉर दैट लीगल एज, कि वो लीगल एज की वेट करते हैं और जल्दी जल्दी से लड़की को ब्याह देते हैं। बिकॉज जोन सेज दैट द पैट्रियार्ची वो ऑनर समझती है लड़की को एज अ कमोडिटी समझती है, अ कमोडिटी ऑफ ऑनर, और वो चाहती नहीं है कि कमोडिटी ऑफ ऑनर जो है वो ज़्यादा डेवलप हो और उसको जल्दी जल्दी ब्याह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक इंडिया में एक बिहेवियर है दैट चेष्टी के ऊपर, ये क्लासिकल बिहेवियर है कि वर्जिन गर्ल के ऊपर ज़्यादा प्राइस रखा जाता है। ठीक है, मान्यताएं हैं इंडिया में। ठीक है, और पैट्रियार्ची के चलते जो ये बिहेवियर है ये इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट है, जिसके चलते जो लेट मैरिजेस हैं, इवन देयर इज अर्बनाइजेशन, इवन देयर इज मॉडर्नाइजेशन, लेट मैरिजेस इतना डेवलप नहीं हो पाई हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ अ सेंस ऑफ ऑनर दैट इज प्लेस्ड ऑन अ गर्ल। ठीक है, then divorce rate, Allen and Grow, they say that divorce rates they are been increasing, urbanization के चलते divorce rates increase हो रहे हैं। क्यों increase हो रहे हैं? because गुडी ने भी ये चीज कंसेप्चुलाइज की थी 1973 में कि डाइवोर्स इट क्रिएट्स स्टिग्मा इन सोसाइटी में एक स्टिग्मा क्रिएट होता है डाइवोर्स के चलते। बट ड्यूरिंग अर्बनाइजेशन सोसाइटल जो फैब्रिक्स हैं वो बहुत इतने मजबूत नहीं रहे हैं, तो इसके चलते जितनी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, जितनी अर्बन सोसाइटीज़ होती जाती हैं, उनमें डाइवोर्स रेट्स उसी तादाद से, उसी रेट से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, देन इंटरकास्ट मैरिजेस, अफसल ने ये स्टडी की थी 2009 में, और वो स्टडी करके ये कहते हैं दैट द इंटरकास्ट मैरिजेस, इनका सीधा सीधा संबंध रिलीजन के साथ है इंडिया में। ठीक है, रिलीजन के साथ है इनका सीधा सीधा संबंध। रिलीजन के साथ कैसे संबंध है? वो कहते हैं कि अगर आप मुस्लिम्स की बात करो, मुस्लिम्स में इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत कम है। अगर आप हिंदूज की या फिर सिख्स की बात करो, उसमें इंटरकास्ट मैरिजेस ज्यादा है। ठीक है, तो इंटरकास्ट मैरिजेस भी ऐसा नहीं है कि हर जगह के ऊपर इंक्रीज कर रही हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस भी रिलीजन के साथ इंटरलिंक्ड हैं। देन इंडिविजुअलिज्म इज इंक्रीजिंग इन इंडिया अर्बनाइजेशन के चलते, क्योंकि लड़की को बाहर निकलना पड़ता है, नहीं तो घर का खर्चा नहीं चलता। वो इंडिविजुअलिज्म इंक्रीज हो रहा है। एंड फर्दर अफजल ने एक और चीज कंसेप्चुलाइज की है कि जो बच्चा पैदा करने की कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, बच्चा पैदा करने की कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, बच्चे को पालने की कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। तो ये जो एक्स्ट्रा एक बर्डन था, जो लेडी के ऊपर एक एक्स्ट्रा, लड़की के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन रहता था बच्चे पैदा करने का, वो बर्डन कम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो मैरिज की नेचर है, ऑब्वियसली सारी चीज़ों को तो आपने नहीं लिखना है, बट ट्राई टू
मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को डाइवर्सिफाई करना है, चीज़ों को समझाना है कि कैसे आपके पास लेट मैरिजेस इंक्रीज हो रही हैं, डाइवोर्स रेट इंक्रीज हो रहे हैं, किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। यू हैव टू राइट एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आपने लिखनी है। समझ रहे हो ना भाई चीज़ों को? एवरीवन's गेटिंग द पॉइंट? ओके ओके ओके, ठीक है जी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो वो पूछ लेना इन 4 चैप्टर्स में से, ठीक है। मैं ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बहुत करीब करीब किसी को भी पूरे लिखने नहीं आए, एक आध आंसर था बस जो कि प्रॉपरली उन चीज़ों को लिख पा रहा था, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ इट वाज अ चैप्टर फैमिली। इसमें था दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली हैज चेंज्ड विद टाइम। सबसे पहले देखो कि डिमांड है क्या है क्वेश्चन की। द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज कि आपके पास जो इट इज ऑन एवोल्यूशनिज्म, कि टाइम के चलते चलते जो है वो आपकी फैमिली भी बदली है, ठीक है, यही तो है। और प्रॉपरली किसने दिया है फैमिली का एवोल्यूशन? मॉर्गन ने। ये सवाल था आपके पास, ठीक है। देयर वाज ओनली वन आंसर कॉपी, सिर्फ एक आंसर कॉपी थी जिसने सवाल की डिमांड को समझा, ठीक है। देखा जाए सवाल तो बहुत सिंपल सा है। मैंने मॉर्गन की एवोल्यूशन की बात तो की है, क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। दूसरा पार्ट तो सबने लिख दिया कि कंटेम्परेरी चीज़ों के चलते किस तरह से फैमिली जो है वो चेंज हो चुकी है। सबने लिख दिया कि जॉइंट फैमिली ब्रेक हो गई जी, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। पार्सन ने कहा कि फैमिली इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, उसके चलते इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। दैट इज गुड। सेकंड जो पॉइंट, सेकंड जो पार्ट है वो सबने लिखा, बट द फर्स्ट पार्ट इट इज कि एवोल्यूशन कैसे हुआ है फैमिली का। मॉर्गन का एवोल्यूशन का जो सीन था वो आपने लिखना था कि इनिशियली देयर वाज कंसेंग्युइन फैमिलीज, इंसिस्ट होता था, फिर पोनालुअन फैमिलीज आई, फिर संडासमियन फैमिलीज आई, फिर पैट्रियार्कल फैमिलीज आई, फिर मोनोगैमी हुई, फिर मोनोगैमस फैमिलीज बनी, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजें लिखनी है। गेटिंग द पॉइंट? समझ रहे हो? द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इट वाज ऑन द एवोल्यूशनिज्म। किस तरह से एवोल्यूशनिज्म हुआ? टाइम के चलते। टाइम के चलते मतलब जो क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट हैं उन्होंने किस तरह से चीज़ों को बताया है, कंसेप्चुलाइज किस तरह से किया है, ठीक है। सो आपने मॉर्गन के बारे में लिखना था कि मॉर्गन ने फैमिली का जो एवोल्यूशन है वो इस तरह से बताया है। पहले कंसेंग्युइन फैमिली थी, चेंज टू पोनालुअन फैमिली, पोनालुअन फैमिली चेंज टू सेंडासमियन फैमिली, सेंडासमियन फैमिली चेंज टू पैट्रिलिनियल फैमिली, पैट्रिलिनियल फैमिली इट चेंज टू मोनोगैमस फैमिली। गेटिंग द पॉइंट? समझ रहे हो भाई? ओके फिर उसके बाद दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आप कंटेम्परेरी चीजें लिखो। इंडिविजुअलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है भाई। इंडिविजुअलाइजेशन क्यों, कैसे इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक बर्डन पड़ना शुरू हो गया। इकोनॉमिक बर्डन के चलते लड़कियों को बाहर निकलना उनको बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। बाहर निकल के कमाई करनी पड़ती है। सो देयर से इन द फैमिली इट हैज इंक्रीज्ड। उनका से बढ़ा है फैमिली में, पहले उनका ज़्यादा शादी सोने नहीं जाती थी। इकोनॉमिकल बर्डन हैज़ इंक्रीज्ड, तो बच्चा पैदा करने का, बच्चे को पालने का बर्डन भी बढ़ गया है। सो दे आर फ्रीड, रिलेटिवली उनको फ्री किया गया है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि जितने बच्चे पैदा करेंगे उतने खर्चा ज़्यादा हो जाएगा अर्बन सेटअप में, ठीक है। तो जो फैमिली का साइज है वो छोटा हो गया है,
पहले सब फैमिली का साइज बड़ा होता था, इट वाज अ प्योर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जिसमें जो रोल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो बहुत रिजिडिटी के साथ रखी जाती थी पैट्रियार्चिकल फैमिली में। अब इकोनॉमिकल चेंजेस के चलते, अर्बनाइजेशन के चलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते, मॉडर्नाइजेशन के चलते इंडिविजुअलाइजेशन इंक्रीज हुआ है, और वो क्यों और कैसे इंक्रीज हुआ ये लिखना है, ठीक है। इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं। फिर उसके बाद जॉइंटनेस में डिफरेंसेस आए हैं, जॉइंटनेस जो है वो चेंज हुई है। इसके ऊपर MS गोर ने काम किया है, दिल्ली के जो आपके पास बनियाज हैं दिल्ली के, उनके ऊपर काम हुआ है, ठीक है। MS गोर ने, उन्होंने कहा है दैट देयर इज जॉइंटनेस इन फैमिली, फैमिली में जॉइंटनेस तो है, बट जो निचली फ्लोर है उसके ऊपर आपके पास जो बुजुर्ग हैं, जो फैमिली के एल्डर्स हैं, वो रह रहे हैं। ऊपर वाली फ्लोर में बच्चों के साथ पेरेंट्स रह रहे हैं। जब भी पेरेंट्स आउट होते हैं, बच्चे नीचे आ जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। सो देयर इज जॉइंटनेस, दिल्ली में जॉइंटनेस मेंटेन्ड है। सो सिंपली यू कांट राइट कि जॉइंटनेस टूट गई, ऐसे नहीं लिखना है कि न्यूक्लियर फैमिली बन गई। इन इंडिया द थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, सोसाइटल चीजें इतनी सिंपल नहीं है। मुखर्जी, उन्होंने बंगाल में स्टडी किया है, ठीक है। बंगाल में स्टडी करके वो कहते हैं कि देयर इज स्टिल जॉइंटनेस, कि फैमिली की जो हवेली है उसमें जो बुजुर्ग हैं, यानी कि जो आपके पास ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो रह रहे हैं, ठीक है। फैमिली की हवेलियों में जो आपके पास बच्चे हैं, ज़्यादातर वो शिफ्ट कर रहे हैं अर्बन सेटिंग्स में, सिटीज़ में काम करने के लिए। बट जब भी कुछ होता है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है, तो वो अर्बन एरिया से रूरल एरियाज में ज़रूर आते हैं, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। जो एक प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर मेंटेन की जाती है, जो इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, तो इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी एक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंटनेस लेके आ रही है, ठीक है। सो जॉइंटनेस नो डाउट बंगाल में, गुजरात में ये कम हुआ है, ठीक है। इवन देर आर स्टडीज इन मद्रास ऑल्सो, ठीक है। ये आपके पास कम हुआ है जॉइंटनेस, बट ऐसा नहीं है कि जॉइंटनेस बिल्कुल टूट गया है, एक प्रॉपर न्यूक्लियर फैमिली मॉडर्न सेटिंग वाली डेवलप हो गई है, ऐसा नहीं है। ओके, देन देर इज रोल डिफरेंशिएशन एंड रिक्रिएशन। वो वही अफजल वाला पॉइंट कि जो रोल डिफरेंशिएशन है वो आपके पास वो जो है वो नया बना है, नए रोल्स बनने शुरू हुए हैं, ठीक है। पहले वुमेन का क्या रोल था? सिंपल रिक्रिएट करना, बच्चे पैदा करना। अब इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते इकोनॉमिकल जो बोझ है वो ज़्यादा पड़ चुका है, क्योंकि इकोनॉमिकल बोझ ज़्यादा पड़ चुका है, उसको बाहर निकलना पड़ता है, बच्चे पैदा करने का खर्चा बढ़ रहा है, बच्चे को पालने का खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। शी इज़ फ्रीड फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रोल का जो डिफ्रेंसिएशन है वो भी चेंज हो रहा है। देन गुलाटी, इनकी स्टडी पंजाब में है। ये कहते हैं कि फैमिली इज नाउ मोर लाइक अ हाउस होल्ड ग्रुप। आजकल ये वो एक हाउस होल्ड ग्रुप की तरह एक्ट कर रही है। दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज। अलग अलग रोल अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग लोग अपना अपना काम करते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन इतना बढ़ चुका है। और फैमिली जो है वो सिर्फ अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। बच्चों को सोशलाइजेशन की फैसिलिटी हल्की फुल्की प्रोवाइड हो जाती है, वहां से बच्चों को नरिशमेंट वहां से प्रोवाइड हो जाता है। बाकी जो उसका रोल है एज एन इंस्टीट्यूशन वो उतना नहीं रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। देन गॉल्ड, उन्होंने लखनऊ के, गॉल्ड ने लखनऊ पे काम किया है, ठीक है। इनकी आर्टिकल था, इनका जो काम है वो फेमस है रिक्शा वालाज ऑफ लखनऊ के नाम से। वो स्टेम फैमिलीज को स्टडी करते हैं वहां पे। ही सेज दैट देयर इज अ काइंड ऑफ फैमिली दैट इज नोन एज स्टेम फैमिली, कि बहुत कम टाइम के लिए वो लखनऊ वगैरह में आते हैं, कि कमाने वगैरह वो लखनऊ में आते हैं, वो सेटल होने के
पर्पस से अर्बन सेटिंग्स में नहीं आते हैं। वो बहुत कनेक्टेड रहते हैं अपने जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन है विलेज में, ठीक है। तो वो बार बार जो है, जो उनका बिहेवियर है, वो भी उनकी जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि विलेज में बनी होती हैं वही डिसाइड करती हैं। उनकी पर्सनैलिटी भी वही वाली विलेज वाली पर्सनैलिटी ही होती है, ठीक है। और दे विजिट देयर विलेज वेरी फ्रीक्वेंटली, जब भी उनको मौका मिलता है वो वापस गांव चले जाते हैं, ठीक है। सो वो स्टेम फैमिलीज को स्टडी करते हैं लखनऊ में। तो यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स लाइक दिस। पेपर सेकंड में भी ऐसा ही एनालिसिस है, पेपर वन में भी जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपको ऐसा ही एनालिसिस लिखना है। ओके, गेटिंग द पॉइंट? भाई समझ पा रहे हो बात को? ठीक है जी। संदीप सिंह, एनी डाउट? पूजा, मुदित, समीर, एनी डाउट, एनीवन? No, sir. ओके, कोई सवाल हो जो कि आपको समझ में ना आया हो इन 4 चैप्टर्स में से, कि आप मुझे पूछना चाहते हो कि उसमें से कुछ चीज़ों को? ओके ओके, चलिए, शुड वी एंड द सेशन? भाई किसी का कोई सवाल हो किसी भी तरह का, भाई पूछ सकते हो आप। संदीप सिंह, एनी डाउट? No, sir. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, चलिए।